अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम के मुतालिक। मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो न्यूमेरिकल आते हैं। आप किसी भी लेवल पे हों केमिस्ट्री में, आपको अगर एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आते तो आप कभी भी जो है ना वो कैलकुलेशंस केमिस्ट्री के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये बाज़ औक़ात लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। जब आप सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हो, जब आप बाकी कोई कैलकुलेशंस करते हो, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आपको मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो को जो है वो लाजमी एंड तक देखिएगा। आज हम इंशाल्लाह जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। मोल्स होते क्या हैं? तो मोल्स को समझने से पहले हमें जो है वो एक चीज़ क्लियर करनी है। हमारे पास सब्सटेंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सब्सटेंस जो होता है ना, इसकी हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। इट कुड बी एन एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई आयनिक कंपाउंड हो सकता है और फोर्थ वन क्या है कि कोई हमारे पास ये आयोनिक स्पीशी हो सकती है। आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक स्पीशी जो होते हैं डिफरेंट होती है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक स्पीशीज सिंपल कोई भी आयन है, कोई मॉलिक्यूलर आयन हो सकता है, कोई सिंपल आयन हो सकता है, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है जो हमारे पास फार्मूला यूनिट पे बना हुआ होता है। हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं और एक आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से जो है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड हमारे पास तब बनते हैं जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 एटम्स के दरमियान शेयर हुआ हुआ होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि एलिमेंट में क्या होते हैं? एलिमेंट में हमारे पास एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होते हैं? हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है ये फार्मूला यूनिट से मिलके बना होता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इसमें हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आयनिक स्पीशी होती है ना, आयनिक स्पीशी के अंदर हमारे पास क्या होता है? आयनिक स्पीशी में हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास आयन्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स, या हमारे पास फिर जो है वो कौन से आयन्स हो सकते हैं? मॉलिक्यूलर आयन्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अब हम एटम के मास को क्या कहते हैं? एटम्स के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटम्स के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फार्मूला मास होता है, तो फार्मूला यूनिट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फार्मूला मास कहते हैं, ठीक है। आयन के मास को ऑब्वियसली हम आयोनिक मास कहते हैं, इसको हम आयोनिक मास कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस में हमारे पास जब सबसे पहले 4 चीज़ें होती हैं। एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट में हमारे पास एटम्स होते हैं जिनको हम एटॉमिक मास कहते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर मास से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड में हमारे पास किससे मिलकर बने होते हैं? फार्मूला यूनिट से, जिनको हम फार्मूला मास से एक्सप्लेन करते हैं। फिर आयनिक स्पीशीज होती हैं जो कि आयन से मिलकर बनी होती है, जिनको हम आयोनिक मास से के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारे मैसेज जो होते हैं, इन सारे मैसेज को हम जो है वो एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास वाला, रिलेटिव एटॉमिक मास वाला जो है वो याद हो, जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जो मास होता है उसको हम कार्बन 12 के मास के साथ जो है वो कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं और उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एएमयू के साथ। हमारे पास अगर कोई एटम है, फर्स्ट लेट्स सपोज कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1.008, लेकिन किसमें?
AMU में। ठीक, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, कौन सा, वाटर, वाटर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, वाटर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसका मास कितना है 18, लेकिन AMU में। हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, लाइक NaCl है, NaCl आयनिक कंपाउंड होता है, तो आयनिक कंपाउंड है NaCl हमारे पास, और NaCl का मास कितना है 58.5 बट इन AMU। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कोई आयनिक स्पीशी है, आयनिक स्पीशी हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, हाइड्रोक्सल आयन भी इसको बोलते हैं, इसका मास हमारे पास कितना है, इसका हमारे पास मास है 17, लेकिन ये किसके अंदर है, ये AMU में है। ये सारे मैसेज हमने किस में रिप्रेजेंट किए हैं, हमने AMU में रिप्रेजेंट किया है। अगर इन्हीं सारे मैसेज को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, लाइक हम जो है वो ग्राम्स में इसको रिप्रेजेंट करें, हमारे पास हाइड्रोजन का मास है, वाटर का मास है, NaCl का है, हाइड्रोक्सल आयन का है, इन सबको अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे। चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन एटम का मास है, हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 ग्राम है, ये 1.008 ग्राम हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ग्राम एटम हो जाएगा, 1 ग्राम एटम, जिसे हम मोल भी कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास वाटर का है H2O 18 ग्राम, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल में। उसके बाद अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है लाइक NaCl, इसके मास को हम 58.5 जो है वो हमारे पास ग्राम है, इसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ग्राम फार्मूला। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग जो है वो किसी आयोनिक स्पीशी के मास को जो है वो ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्सल आयन है, इसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास 17 ग्राम इसका मास है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या ग्राम आयोनिक मास या ग्राम आयन। ठीक हो गया, और ये सारे बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल आते हैं, 1 मोल के। किसी भी एटम का 1 ग्राम एटम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो 1 मोल होता है। अब हम इनकी जो है वो फर्दर आगे डेफिनेशन देख लेते हैं, ग्राम एटम की, ग्राम मॉलिक्यूल की, ग्राम फार्मूला की और ग्राम आयन की। ठीक है, और ये देख लेते हैं कि इनके फार्मूलाज क्या होते हैं और हम इनको किस तरह से जो है वो कैलकुलेट हम जो है वो इनको कर सकते हैं, जैसे मोल्स जो है वो हम बेसिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राम एटम की। ग्राम एटम क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ग्राम एटम होता है कि जब हम किसी एटम के मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, किसी एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ग्राम एटम या सिंपली मोल ऑफ एलिमेंट। अगर हम किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ग्राम एटम या फिर 1 मोल। जैसे हम लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन का जो है वो 1.008 AMU नहीं, हमने कहा ग्राम, 1.008 ग्राम एटम का मास है, तो ये बेसिकली क्या है, ये 1 ग्राम एटम है किसका, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का ये क्या है, 1 मोल। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो कह रहे हैं कार्बन का जो होता है वो होता है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम क्या है, ये बेसिकली 1 मोल है किसका, कार्बन एटम का। ठीक हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं, ग्राम एटम या मोल को हम जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, वो होता है कि मोल ऑफ एन एटम या 1 ग्राम एटम, मोल या फिर ग्राम एटम, ये हमारे पास इक्वल होता है मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास के। अब ये मास और मोलर मास हमने किसका लगाना है, मास हमारे पास होता है एलिमेंट का, उस एलिमेंट का मास जिसका हम लोगों ने ग्राम एटम जो है ये जिसका हमने मोल फाइंड आउट करना है, कौन सा मास, उस एलिमेंट का वो मास जो हमें दिया गया है। फर्ज करिए हमें कोई कह रहा है कि हमारे पास 0.1 ग्राम हाइड्रोजन का मास है,
इसके अंदर ग्राम एटम या मोल कितने होंगे, तो वो मैथ जो होगा वो हम इस जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। और मोलर मैथ की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, हमें मोलर मैथ का पता है, हम लोगों ने सिंपली उस एलिमेंट का मोलर मैथ यहाँ पे पुट करना है जिसका हम ग्राम एटम या मोल फाइंड आउट कर रहे हैं, और उन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 ग्राम एटम आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, हम लोगों ने कहा ग्राम मॉलिक्यूल होता है अगर हम किसी मॉलिक्यूल के मास को जो है वो हम लोग करें, रिप्रेजेंट करें, मॉलिक्यूल के मास को अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्राम्स के अंदर, तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल आता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को हमने ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया, जैसे हमारे पास जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम। ये 18 ग्राम जो होता है वो 1 मोल होता है। किसका 1 मोल होता है, ये 1 मोल होता है वाटर का 1 मोल होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल होता है, ठीक है। इसको भी सिंपल हम लोग उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने ग्राम एटम कैलकुलेट किए, वैसे ही इसके लिए भी हमें मास चाहिए ओवर क्या चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अब हमें मोलर मास नहीं चाहिए बल्कि हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास। मास कौन सा, मास हमें चाहिए उस मॉलिक्यूल का जिसके हम लोगों ने ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल का मोलर मास और मॉलिक्यूल का मास और मॉलिक्यूल का ही मॉलिक्यूलर मास, हम लोगों ने दोनों को लिखना है जिसके हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं मोल्स, और उनको जो है वो हम लोगों ने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा या ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएगा। हम एक एग्जांपल जो है वो लेट्स सपोज इसकी सॉल्व करके देखते हैं। हमें फर्ज करें कि उन्होंने कहा हुआ है, हमारे पास एक है, हमें वो कहते हैं कि आप ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करें वाटर की, H2O का ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करें या मोल कैलकुलेट करें 18 ग्राम वाटर के अंदर। आप कैलकुलेट करें कि कितने मोल जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या दिया हुआ है हमें, कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये हमें दिया हुआ है मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमें दिया हुआ है मास, ठीक है। और हमें और क्या चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आएगा, मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ से वाटर के फार्मूला से निकालेंगे। हमारे पास वाटर है तो एक हाइड्रोजन जो होता है उसका वो होता है 1, एक हाइड्रोजन जो होता है वो 1 ग्राम होता है, तो 2 कितने होंगे 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 18 ग्राम, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर मास, हमें मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। इन दोनों को हम जो है वो इस फार्मूला में पुट करेंगे और हम अपना जो है वो मोल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। मास क्या हमें दिया हुआ था, मास हमें दिया हुआ था 18 ग्राम, और मोलर मास कितना थी, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ था 18 ग्राम। 18 और 18 आपस में कट गए, हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आ गया 1 मोल। तो 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने मोल प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल। या फिर हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने के इक्वल होता है, जितने मास के इक्वल होता है वो होता है 18 ग्राम के इक्वल। सिमिलरली हम लोग जो है वो ग्राम फार्मूला, इसी तरह से हम ग्राम फार्मूला भी बता सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ग्राम फार्मूला क्या होता है, कि ग्राम फार्मूला होता है हमारे पास अगर हम किसी फार्मूला यूनिट को, फार्मूला यूनिट की हम आयनिक कंपाउंड जो है उसके फार्मूला मास को अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्राम्स के अंदर, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है 1 ग्राम फार्मूला आ जाता है, या वो 1 मोल आ जाता है, ठीक है। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें मास चाहिए। कौन सा मास चाहिए, हमें मास चाहिए गिवन मास अपने आयनिक कंपाउंड का और उसका फार्मूला मास। ये तो हमें पता है ना कि हम जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका फार्मूला मास होता है, और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हमें आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास लेना है और उसको उसके साथ हमें लेना है मास आयनिक कंपाउंड का जो हमें दिया गया है। इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ग्राम फार्मूला या मोल, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्राम आयन। ग्राम आयन क्या होता है, ग्राम आयन होता है जब हम किसी आयोनिक स्पीशी के मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स के अंदर, जब हम किसी आयोनिक स्पीशी के मास को रिप्रेजेंट करते हैं
आयंस के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो ग्राम आयोनिक जो है वो हमारे पास ग्राम आयन बन जाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए, गिवन मास चाहिए जो हमारी स्पीशी का है, आयोनिक स्पीशी का। और उसके बाद हमें चाहिए, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आयोनिक मास ऑफ आयन। आयन का आयोनिक मास जो है वो चाहिए हमें, जो हमारी आयोनिक स्पीशी का आयोनिक मास है वो हमें चाहिए। अभी आयोनिक स्पीशी का आयोनिक मास कहाँ से आएगा, लाइक हमारे पास हाइड्रोक्सल है ना, OH नेगेटिव, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 17 ग्राम आयनिक मास आ जाएगा हाइड्रोक्सल आयन का, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राम आयन। ओके हो गया। अब जो है वो हम ये सारे जो हैं, ये ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला यूनिट, ये बेसिकली एक मोल के इक्वल होते हैं। तो फिर हम मोल को कैसे डिफाइन करेंगे, मोल को हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास मोल होता है, मोल क्या होता है हमारे पास, मोल बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को या आयोनिक मास को, किस किस का, हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का, ऑब्वियसली ये हमारे पास एलिमेंट का होता है, प्लस या फिर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, या फिर किसी जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होता है उसका फार्मूला मास, या फिर जब हम किसी आयोनिक स्पीशी का आयोनिक मास, आयोनिक मास इसको जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारा टोटली हमारे पास किसके इक्वल आता है, मोल के। किसी एक एटम के एटॉमिक मास को, किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को, या किसी स्पीशी के, किसी आयनिक स्पीशी के आयोनिक मास को जब हम मोल में जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास एक मोल के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन जो होता है 12 ग्राम होता है, तो एक मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन हमारे पास होता है 12 ग्राम के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ वाटर जो होता है वो हमारे पास 18 ग्राम के इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ NaCl जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 58.5 ग्राम के। सिमिलरली हमारे पास अगर हाइड्रोक्सल आयन है, 1 मोल हाइड्रोक्सल आयन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 17 ग्राम के इक्वल होगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास मोल्स हैं, लेकिन क्या है, ये एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है, और ये क्या है, ये आयोनिक स्पीशी है। इन सबको जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास मोल के इक्वल आते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो मोलर मास होता है। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल के मास को हम क्या कहते हैं, हम मोलर मास कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि 1 मोल के मास को जो है वो हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले न्यूमेरिकल उन्होंने कहा होगा ग्राम एटम कैलकुलेट करें। किस किस के अंदर ग्राम एटम कैलकुलेट करने हैं, उन्होंने हमें क्या दिया होगा, उन्होंने हमें 0.1 ग्राम दिया हुआ है सोडियम का। सोडियम क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना है ये है क्या, ये है बेसिकली एटम, एटम है, इसीलिए हमें उन्होंने ग्राम एटम कैलकुलेट करने का कहा हुआ है। ग्राम एटम का फॉर्मूला याद करें जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम एटम का फॉर्मूला होता है mass of element over molar mass, मोलर मास, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, मास ऑफ एलिमेंट चाहिए और उसी एलिमेंट का हमें मोलर मास चाहिए, ठीक है। अब आप देखें 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, ये 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम क्या है, ये हमारे पास मास दिया हुआ है, लेकिन हमें उन्होंने क्या नहीं दिया हुआ, हमें उन्होंने मोलर मास नहीं दिया हुआ। तो मोलर मास ऑब्वियसली हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, कार्बन का मोलर मास, कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, ठीक हो गया। मास हमारे पास 0.1 ग्राम है, मोलर मास कितना है 12। हम इसको लिखेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये था हमारे पास सोडियम का था, कार्बन का नहीं था, बल्कि हमारे पास था सोडियम का,
Na सोडियम, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23 ग्राम। ठीक हो गया, हमारे पास कार्बन का नहीं था, सोडियम का था, तो सोडियम का हमारे पास 23 ग्राम होता है। हमारे पास 0.1 ग्राम मैथ दिया हुआ है, मोलर मैथ हमारे पास 23 ग्राम दिया हुआ है। हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम, तो हमारे पास कितने ग्राम आइटम आ जाएंगे, हमारे पास आएंगे ये 4.3 इंटू 10 रेज पावर कितने -3 मोल। सही हो गया, ये इतने ग्राम आइटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, 0.1 ग्राम सोडियम के अंदर। 0.1 ग्राम सोडियम के अंदर कितने ग्राम आइटम प्रेजेंट होते हैं, 4.3 इंटू 10 रेज पावर -3 मोल। ठीक हो गया, उसके बाद जो सेकेंड हमें कहा हुआ है वो हमें कहा हुआ है जी सिलिकॉन का। लेकिन देखें सिलिकॉन के अंदर जो है वो क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन का मैथ जो हमें दिया हुआ है वो ग्राम्स में नहीं दिया हुआ, वो किस में दिया हुआ है, किलोग्राम्स के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस किलोग्राम को हमें पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा 100 ग्राम के इक्वल आएगा। 0.1 किलोग्राम 100 ग्राम के इक्वल होता है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी मोलर मास चाहिए, किसका, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का मोलर मास कहाँ कितना होता है, सिलिकॉन का मोलर मास होता है 28.086 ग्राम। अब हमारे पास दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, हमारे पास मास भी प्रेजेंट है सिलिकॉन का, हमारे पास मोलर मास भी प्रेजेंट है। तो इससे इसको इनको हम आपस में डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्राम आइटम आ जाएंगे 086 ग्राम। और ये हमारे पास किस इक्वल आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3.56 मोल के। तो 1.1 किलोग्राम सिलिकॉन के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने ग्राम एटम प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 3.56 मोल के इक्वल होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल था, सिंपल न्यूमेरिकल है। इसके अलावा अगर वो हमें किसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए देते हैं या किसी आयनिक कंपाउंड का ग्राम फार्मूला फाइंड आउट करने का कहते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसी तरह की स्मॉल छोटी छोटी कैलकुलेशन से जो कर सकते हैं। इस किस्म के न्यूमेरिकल जो है वो बुक के अंदर प्रेजेंट है, बुक के अंदर एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई हैं, आप उनको जो है वो लाजमी देखिएगा, उनको लाजमी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, बेसिकली एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उन्होंने हमें बताया कि किसी एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको उसको हमने नाम दे दिया एवोगैड्रोस नंबर का। ठीक है, तो अब हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि ये होता है, हमें पता है एलिमेंट के अंदर जो है उसने वही सेम बात कि एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर वो है आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर हमारे पास जो है वो फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास कोई आयनिक स्पीशी है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली ये होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ आयंस, किसके, किसी एलिमेंट के या किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के या किसी आयोनिक कंपाउंड के या फिर किसी आयनिक स्पीशी के। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स या आयंस किसी मॉलिक्यूल, किसी एलिमेंट के, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के या आयनिक स्पीशी के, जो कि उसके एक मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होंगे हमारे पास, एवोगैड्रोस नंबर। वो सारे के सारे जो कि एक मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, एवोगैड्रोस नंबर होंगे। सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जल्दी से मुझे बताएं कि वाटर का कितना होता है, वाटर क्या है, वाटर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, वाटर के एक मोल का मास कितना होता है, वाटर के एक मोल का मास होता है 18 ग्राम।
वाटर। इस 18 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? वो हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 ये क्या है? ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है। एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और एवोगैड्रोस नंबर कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। तो वाटर के एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें, NaCl, NaCl क्या है हमारे पास? NaCl आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो NaCl जो है ये होता है 58.5 ग्राम। तो इसके 58.5 ग्राम यानी एक मोल के अंदर भी इतने ही फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। वो कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमें एवोगैड्रोस नंबर की क्या जरूरत पड़ी? हमने एवोगैड्रोस नंबर जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या जरूरत है, हम क्यों जो है वो इतनी लंबी जो है वो कैलकुलेशन करते हैं? तो एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली हमें बताता है कि किसी एक एलिमेंट के अंदर, किसी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर, किसी एक मॉलिक्यूलर स्पीशी के अंदर, आयनिक स्पीशी के अंदर, किसी एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये बेसिकली हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर के थ्रू? उसके लिए जो है वो हम इस तरह से करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na, इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी n से रिप्रेजेंट करते हैं, Na नहीं, सिंपल हाली n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए 2-3 फार्मूलाज है, वो आपको लाजमी याद रखने हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय Na। Na क्या है? Na जो है ये एवोगैड्रोस नंबर है। ये एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, एक तो हमें मोल्स चाहिए उस सब्सटेंस के जिसके हम एवोगैड्रोस नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। दूसरा हमें Na चाहिए। Na जो होता है हमारे पास हमेशा इनकी फिक्स वैल्यू रहती है, वो होती है 0.62 इंटू 10⁻23। ये हमेशा हमारे पास जो फिक्स ही रहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक सेकंड फार्मूला भी इससे बना सकते हैं। फर्ज करें हमें मोल नहीं दिए हुए, हमें मोल नहीं दिए हुए किसी भी, और वो हमें क्या देता है कि हमारे पास जो है वो 0.1 ग्राम है वाटर का। वो हमें कह रहा है कि 0.1 ग्राम वाटर है, इसके अंदर मुझे बताएं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें तो भाई मोल चाहिए थे और एवोगैड्रोस नंबर चाहिए थे। एवोगैड्रोस नंबर तो है हमारे पास, मोल्स कहाँ से आएंगे? तो हम क्या करते हैं, हम एक सेकंड फार्मूला जो है वो बना लेते हैं। वो सेकंड फार्मूला क्या होता है? हम मोल्स का फार्मूला खोल के लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स हमारे पास बेसिकली होते हैं मास ओवर मोलर मास, यही होता है हमारे पास। जब हम इसको खोल के लिख लेंगे तो मास ओवर मोलर मास, और साथ में हमारे पास ऐसे ही जो है वो एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही। तो अब हमें जब उसने 0.1 ग्राम कहा हुआ था जी, 0.1 ग्राम वाटर के अंदर बताएं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हो गया ना मसला सॉल्व। हमारे पास मैस है, यस है। मोलर मैस कितना है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है 18 होता है। एवोगैड्रोस नंबर है, हाँ जी बिल्कुल एवोगैड्रोस नंबर है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर वो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, वो हमें क्या दे कि फ्लां कंपाउंड है, लेट्स सपोज कि वो कहता है कि वाटर के अंदर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 6.02 प्रेजेंट है। वो कह रहा है हमें कि वाटर के अंदर जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे बताएं कि वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, इतने पार्टिकल्स कितने मोल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब हमें मोल बताने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल मोल को यहीं रहने देंगे, इसको यहाँ से उठा के इसके नीचे ले आएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे ये डिवाइड हो जाएंगे बाय एवोगैड्रोस नंबर, और ये हमारे पास मोल्स के इक्वल आ जाएंगे। सही हो गया। ये 3 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है।
क्योंकि इनसे डिफरेंट आगे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जो एक्सरसाइज में भी हैं, और कुछ इजी एमसीक्यूज होते हैं वो अक्सर पेपर्स के एमसीक्यूज के अंदर भी आ जाते होते हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या है जी, आगे हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में उसने क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। न्यूमेरिकल की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, रुक जाए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बेसिकली क्या है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, स्मॉल एन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, किस में कैलकुलेट करना है, किस में फाइंड आउट करने हैं, 10 ग्राम ऑफ आइस में। आइस भी ऑब्वियसली वाटर की फॉर्म है, आइस का फार्मूला भी तो H2O ही होगा, इसका थोड़ी डिफरेंट होगा। लेकिन ये हमें क्या दिया हुआ है, ये मैथ्स दिया हुआ है। अब देखें, हमें चाहिए थे मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर तो हमें पता है कितने होते हैं, लेकिन हमारे पास मैथ्स है। उसने हमें क्या किया, उसने हमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया। कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे जी, हम सेकंड वाला फार्मूला लगाते हैं, बहुत इजी सा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, मैथ्स कितना है 10 ग्राम, सही हो गया। मॉलिक्यूलर मैथ कितना है वाटर का, या मोलर मैथ कितना है वाटर का, आपको पता है जी 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जी एवोगैड्रोस नंबर के साथ, 6.02 इंटू 10⁻23। सही हो गया। अब जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे 3.31 इंटू 10⁻23। क्या आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, लेकिन कौन से पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो ऑब्वियसली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों। सही हो गया। तो 10 ग्राम आइस के अंदर 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके हो गया। अब वो आगे भी कुछ कह रहा है, आगे वो क्या कह रहा है, आगे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है, ये हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कैलकुलेट कर रही हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आए हैं, हमारे पास आए हैं 3.31 इंटू 10⁻23। इम्पोर्टेंट याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास इतने आ गए हैं। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि अलग अलग कैलकुलेट करें कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है। पहले कैलकुलेट करें कि हाइड्रोजन के कितने आइटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के कितने आइटम प्रेजेंट है, और फिर बताएं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने प्रेजेंट है, और फिर बताएं जी कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रेजेंट। सही हो गया। सबसे पहले जी वाटर मॉलिक्यूल देखें, ये है वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर की एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, हम यूनिटी मेथड के थ्रू जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, वाटर और हाइड्रोजन, हम सबसे पहले हाइड्रोजन की कैलकुलेट कर लेते हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जी। वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, 2। ठीक है, और अभी अभी हमने कैलकुलेट किए हैं कि जो 10 ग्राम आइस होती है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सही है, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है तो फिर 3.31 इंटू 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल्स हों तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन के आइटम कितने प्रेजेंट होंगे, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.31 इंटू 10⁻23 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो 3.3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर 6.62 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के। सही। सिमिलरली हमें और किसके कैलकुलेट करने हैं, हमें ऑक्सीजन के कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन के आ गए, इसको जो है वो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारे पास ऑक्सीजन के आते हैं। ऑक्सीजन के तो बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास 3.31 हो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर के, तो उसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, उसमें ऑक्सीजन के एटम एज इट इज 3.31 इंटू 10⁻23 ही होंगे एटम्स। सही हो गया। ये हमारे पास आ गए जी ऑक्सीजन के एटम, ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन के आइटम। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन के आइटम भी कैलकुलेट कर लिए, हाइड्रोजन के आइटम सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए। अब वो कहता है बताएं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने प्रेजेंट है, तो कोई मसला नहीं, हम इन दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे।
जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 10⁻23 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई कितने आएंगे, 2 + 1 3, 6 + 3 9 और 6 + 3 9, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास आएंगे 9.93 इंटू 10⁻23 टोटल एटम। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमें बताएं कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। इसके लिए जो है वो हमें वाटर के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है। वाटर के स्ट्रक्चर में बेसिकली ये होता है कि ऑक्सीजन एटम दरमियान में प्रेजेंट होता है, इसने एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया होता है और एक बॉन्ड जो है वो इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया होता है, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो बताएं जी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कितने हैं, एक ये बॉन्ड है, एक ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड हो गए हमारे पास, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड्स हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद अगर एक के अंदर 2 बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था कि इसके 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 10 ग्राम आइस के अंदर। तो 3.31 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 इंटू 10⁻23, यानी कि वो इक्वल आ जाएंगे 6.6 इंटू 10⁻23 बॉन्ड्स के। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रिकी था लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली जब हम इससे निकाल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, देन उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और उसके अंदर डिफरेंट एटम्स, लाइक जैसे उसने हमसे हाइड्रोजन के सेपरेटली पूछे, ऑक्सीजन के सेपरेटली पूछे, इवन हमने कोवलेंट बॉन्ड भी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिकली एवोगैड्रो नंबर के थ्रू हम ये सारा कुछ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और यही हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की सिग्निफिकेंस होती है। सही हो गया। आगे हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम बेसिकली वो वॉल्यूम होता है जो कि किसी आइडियल गैस का एक मोल जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहाँ पे करता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 25 रूम टेम्परेचर, ये मेरे पास बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, ये हमारे पास होता है वो बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। इतने टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एक आइडियल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, और ये हमेशा जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस है, चाहे वो ऑक्सीजन गैस है, चाहे वो क्लोरीन गैस है, चाहे जो है वो नाइट्रोजन गैस है, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर इनका हम एक मोल लें तो इन सब का वॉल्यूम जो है वो सेम आएगा, और वो कितना आएगा, वो आएगा 22.414 dm³। ये वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम हमेशा जो है वो सेम रहेगा। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 180, सॉरी ये 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस का एक मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो होता है मोलर वॉल्यूम, और वो कितना होता है, वो होता है 22.414 dm³। ठीक हो गया। इससे जो है वो मोलर वॉल्यूम से भी हम जो वॉल्यूम ऑफ गैस किसी भी कंपाउंड का जो वो फाइंड आउट कर, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें जो है वो दिया हुआ है मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है और गैस के मोल्स दिए हुए हैं, सही है, तो हम उससे जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं गैस का, कि हमारे पास एक गैस का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स के मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम।
सिमिलर वही फार्मूला है जो हम लोगों ने पीछे अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए पढ़ा, उसमें चूँकि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं और गैसेज़ के केस में जब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है, तो वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह वॉल्यूम आ गया, बाकी मोल उसी तरह हैं और हमारे पास मोल और वॉल्यूम आ गया इन द प्लेस ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, और ये भी हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कितना होता है 22.414 डीएम क्यूब होता है। नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो हम आगे फर्दर खोल के लिख सकते हैं मास ओवर मोलर मास करके, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारे पास मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डीएम क्यूब। अब अगर हमसे पूछता है कोई कि ये तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर था, अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो आरटीपी, तो तब एक गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो वो भी हम बता सकते हैं। तब एक गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी अगर हमारे पास है वो आर टी पी हो, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि होता है प्रेशर तो 180 ही होता है और रूम टेम्परेचर कितना होता है जी, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है और 180 एम रूम टेम्परेचर प्रेशर, इस पे एक गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो होती है 44 डी एम क्यू। ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। सही हो गया, ठीक हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। ये चीज़ें बहुत ईजी हैं लेकिन बाज़ अवत मुश्किल हो जाती है जब हम इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इनके न्यूमेरिकल जो है वो बुक में भी, फर्स्ट ईयर की बुक में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, नेट पे बहुत सारे जो है वो अवेलेबल हैं। आप इनकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।